नमस्कार, मैं हूं पुष्पेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं खबरों की .com। आज हमारे गेस्ट हैं नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर श्री अरुण तोमर जी। सबसे पहले हम अरुण जी का स्वागत करते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है खबरों की .com पर। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अरुण जी, अभी अभी आपने एक कोऑपरेटिव के बहुत बड़े एपेक्स का पदभार ग्रहण किया है। क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और क्या प्रायोरिटीज़ होंगी कोऑपरेटिव मूवमेंट को देखते हुए, जो कि एमपी खास तौर पर फॉलो कर सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में सहकारिता की असीम संभावनाएं हैं, ख़ास तौर से इसलिए कि वर्तमान समय में किसानों का एक आंदोलन चल रहा है और खेती असंगठित क्षेत्र का पूरा काम है, जिसकी वजह से जो है हमारे ये बहुत सारे काम बहुत व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाते। सहकारिता के क्षेत्र में मध्य प्रदेश बहुत मजबूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी पिछले कुछ अरसे से, जब से शिवराज सिंह जी की सरकार 15 साल की रही, उस दौरान सहकारिता के क्षेत्र में बहुत उल्लेखनीय काम हुए और उसी का परिणाम है। आपने देखा होगा कृषि कर्मण अवार्ड 15 साल में से 12-13 साल लगातार मध्य प्रदेश की सरकार को मिला है। उसमें खाली कृषि विभाग का योगदान नहीं है, उसमें सिंचाई विभाग, कृषि विभाग और सहकारिता विभाग तीनों का मिला जुला योगदान था, जिसका ये परिणाम है। और मैं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में असीम संभावनाओं वाला क्षेत्र है, जिसमें सहकारिता के कुछ अभिनव प्रयोग किया जा सकते हैं। हम लोगों ने कुछ चीज़ों के बारे में स्टडी की है, मैं उस संबंध में भी आपसे जो है चर्चा करना चाहूँगा। हम लोग अभी एक एग्रीकल्चर ITI की कल्पना कर रहे हैं। आपने देखा होगा हॉर्टिकल्चर, सेरीकल्चर और इस तरह के बहुत सारे फील्ड क्षेत्र हैं जिसमें जो है इस तरह के काम की बड़ी ज़रूरत है। आजकल आधुनिक खेती ही एकमात्र उपाय है जिससे किसान समृद्धशाली हो सकता है या उसकी आय दुगनी हो सकती है। डेयरी फार्मिंग, मुर्गी पालन, इस तरह की चीज़ें जब जोड़ी जाएंगी, पशुपालन जैसी चीज़ें कुछ और जोड़ी जाएंगी, तभी मुझे लगता है कि किसान फ़ायदे की खेती कर पाएगा, क्योंकि वो सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं। यदि डेयरी होगी तो उसमें ऑर्गेनिक खाद पैदा करने की क्षमता अधिक पैदा होगी, और ऑर्गेनिक खाद होगी तो ऑर्गेनिक फसलों का अगर हमको प्रमाणीकरण मिलता है तो उसकी कीमत 4 गुनी अधिक हो जाती है आम फसलों से की अपेक्षा। दूसरा, देश का एक बड़ा रेवेन्यू जो यूरिया खाद उसमें जाता है, उसकी बचत हो जाएगी। मुझे लगता है कि हम लोगों को उस दिशा में काम करने की ज़रूरत है और मध्य प्रदेश सरकार भी इस दिशा में सोच रही है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी केंद्रीय एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने भी एक IT इनेबल्ड प्लेटफॉर्म तैयार किया है ऐसे कृषकों के लिए जो इनोवेटिव हैं, वो जुड़ रहे हैं उससे। तो इस तरह से आपकी जो कोऑपरेटिव बॉडी है उसकी स्ट्रेटजी में कोई इस तरह की प्लानिंग है जिससे कि कोऑपरेटिव को IT इनेबल्ड करें, काम आसान हो तो गांव-गांव तक पहुंच सके? देखिए, अभी संयोग से एक महामारी जो आई कोविड की, उसने बहुत ही IIT फ्रेंड एनवायरनमेंट जो है डेवलप किया है। लोगों की ज़रूरतें थीं, लोगों ने अपने को उसी तरह से जो है डेवलप किया और एक असीम संभावना खुली है कि वो अपने क्षेत्र में, अपने खेत पर बैठ के कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ले सके, खेती में कैसे नए इनोवेशन पूरी दुनिया में हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, उसके किस तरह से जो है उन चीज़ों को डेवलप किया जाए। इस दिशा में भारत सरकार ने अभी ख़ास तौर से आपने सुना होगा कि एक नया प्लेटफॉर्म तैयार किया है, FPO करके, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी। वो दोनों ही तरह की हैं। सहकारी क्षेत्र में भी उनको रजिस्टर्ड करने की एक योजना है, उस पर काम हुआ है। काफ़ी करीबन 800 के आसपास पूरे देश भर में इस तरह की जो है FPO रजिस्टर्ड हुई हैं। उसमें वो किसानों को आधुनिक तकनीक से खेती करने के लिए सहकारी और कॉन्ट्रैक्ट खेती के माध्यम से खेती करने का जो नया एक नज़रिया पेश किया है, जिसमें भारत सरकार काफ़ी कुछ मदद कर रही है किसानों को। जैसे यदि आपका उस FPO का 10 लाख रुपए का अगर आपकी शेयर कैपिटल होगी, तो भारत सरकार 10 लाख रुपए आपको एक तरह की एक पूल फंड देगी उसमें वो करने के लिए, और 20 लाख रुपए आपका इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट दे रही है वो, ताकि आप आपका ऑफिस चला सकें, उसकी मार्केटिंग कर सकें, नए नए क्या आइडिया हैं पूरे दुनिया और देश में उनके बारे में अध्ययन करके और उस खेती में उन्नतशील खेती बनाने में उसे सहायक बन सकें। इस तरह का काम भी लगातार चल रहा है। मुझे लगता है कि एक बहुत व्यापक स्वरूप से खेती पर 65-70 साल की आज़ादी के बाद खेती को फोकस करके अगर किसी सरकार ने काम करना शुरू किया है तो ये मोदी जी की पहली सरकार है,
जिसने इस पर काम किया है। और हम लोगों को बड़ा एक गौरव भी है कि ग्वालियर चंबल संभाग के लाडले नेता नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और सहकारिता के मंत्री हैं। उस क्षेत्र में उन्होंने, चूँकि वो खुद किसान के बेटे हैं, इसलिए वो किसान की पीड़ा और दर्द को समझते हैं, तो कैसे लाभ का धंधा बने इस दिशा में उनने काम करने की शुरुआत की है और उसके परिणाम बहुत जल्दी हम लोगों को सामने दिखाई देने लगेंगे। अभी सबसे ज़्यादा चर्चा में है अगर कृषि और सहकारिता के क्षेत्र में, तो वो है किसानों का आंदोलन। क्या लगता है किसानों की इस आंदोलन में कहाँ किसानों के साथ अन्याय हो रहा है? नहीं, देखिए, अब ये बात कहने में थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन सच यही है। सच ये है कि कुछ पंजाब के लोग, कुछ हरियाणा के लोग, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग, जिनके अपने राजनीतिक निहितार्थ हैं, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया। और आजकल एक बहुत साधारण सा काम है, जो सड़कें जाम कर लो। आपने इससे पहले एक मॉडल देखा था शाहीन बाग का, एक सड़क जाम करके बैठ गए और मीडिया में खबरों में चर्चा का विषय बनता रहा। इसमें महत्वपूर्ण हिंदुस्तान की मीडिया का मामला नहीं है, इंटरनेशनल लेवल पर भारत को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे एनडीए की सरकार को बदनाम किया जाए, इसका एक अभियान है जो तमाम सारी इंटरनेशनल एजेंसियां जो है इस तरह का अभियान चलाते रहती हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जो इस आंदोलन के प्रणेता माने जाते थे, उनने ही खुद बयान दिया है कि ये आंदोलन अगर अधिक खिंचा तो ये अराजक तत्वों के और राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ में चला जाएगा, जिसका परिणाम अभी पिछले दिनों आपने देखा होगा। लगातार टीवी पे, मीडिया पे ऐसे लोग जो राष्ट्रद्रोह के मामले में जेलों में बंद हैं, उनको रिहाई की मांग के पोस्टर और बैनर अचानक वहाँ नज़र आने लगे। और पूरी तरह से कम्युनिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, जो नक्सलवादी लोग हैं, वो वहाँ सक्रिय होकर अपनी भूमिका का निर्वहन करने लगे। किसान अब गौण हो गया है, किसान अब महत्वपूर्ण नहीं रहा वहाँ। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार की कृषि मंत्री ने और अन्य तमाम सारे मंत्रियों ने ये हमेशा कहा है कि जो उनके रिजर्वेशन हैं, जिनको लेके वो अपनी मांग उठा रहे हैं कि एमएसपी ख़त्म कर दी जाएगी, सरकार ने लिखित में आश्वासन देने का वायदा किया है। एक जो डाउट किसानों में उभर रहा है वो ये कि ये जो आंदोलन है, इस आंदोलन में आरोप लग रहा है सरकार पर भी कि एक्चुअली अंबानी अडानी जैसे कुछ चंद पूंजीपतियों को एम्पावर करने के लिए सरकार ये बिल ला रही है। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो बिल है पूरी तरह से किसान के हित में है। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि किसान की ज़मीन से संबंधित कोई भी सौदा, कोई भी लिखा पढ़ी नहीं की जा सकती। उसमें एकमात्र लाइन है कि उससे खेती में पैदा होने वाली जो फसल है उसका ही एग्रीमेंट होगा। इसमें पहली बार कानून बना और कानून में ये उल्लेख किया गया है कि यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो आपको हर हालत में, चाहे विपरीत कोई भी परिस्थिति रही हो, आपको उसका पैसा देना ही पड़ेगा जो एग्रीमेंट में लिखा पढ़ी में है। हिंदुस्तान में पहली बार केंद्र सरकार ने एक लिखित डॉक्यूमेंट तैयार किया है कि जिसे कानूनी के दायरे में लाया है। और मुझे लगता है कि इस तरह के करीबन हिंदुस्तान में 6 या 7 राज्य हैं जो कॉन्ट्रैक्ट खेती जहाँ होती है। महाराष्ट्र उसका एक उदाहरण है, कर्नाटक उसका एक उदाहरण है। ऐसे तमाम सारे राज्य हैं जो पहले ही से, सिक्किम में कॉन्ट्रैक्ट खेती का प्रावधान है। तो राज्य का विषय होने के नाते उन्होंने कर रखा है। लेकिन केंद्र ने ये सोचा कि पूरा एक यूनिवर्सल हो जाए, पूरा यूनिफाइड हो जाए, सारे देश में, पूरे देश में लागू हो जाए, इसलिए वो जो है लाए हैं। और उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ना तो उसका गिरवी रखी जा सकती है, ना बैंकों को बेची जा सकती है, ना उसकी नीलामी हो सकती है। उसका निर्णय हर हालत में किसान के हित में होगा। अगर कोई विवाद होता है तो वो अदालत में भी चला जाए, किसान चला जाए, व्यापारी जाता है, व्यापारी चला जाए, कोई भी चला जाए। तीसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ, अंबानी अडानी का, जो अडानी और अंबानी का नाम बार बार लिया जा रहा है, अडानी ने तो अभी कुछ ही दिनों पहले एक विज्ञप्ति जारी की है कि कृषि से संबंधित कोई भी कारोबार मेरा नहीं है और भविष्य में मैं करने वाला भी नहीं हूँ। मुझे बीच में क्यों जबरन घसीटा जा रहा है। अंबानी जरूर रिलायंस फ्रेश के नाम पे या रिलायंस आउटलेट के नाम पे उनके कुछ काम होते हैं, तो उन्होंने पहले ही से बहुत सारी जगह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे ले रखी है। वो अपना पैदावार करते हैं और अपने स्टोर्स के माध्यम से बेचते हैं। यदि किसान अच्छे पैसे मिलते हैं और अंबानी उसे लेना चाहता है तो क्या हर्ज है। आप जिस संस्थान के डायरेक्टर अभी हुए हैं, 5 साल आपका कार्यकाल है, इस कार्यकाल में आपकी क्या रणनीतियाँ होंगी, क्या प्रायोरिटीज़ होंगी, क्या सपना है कि क्या आप करना चाहेंगे? देखिए, तो हम एग्री मॉल
की शुरुआत करने की हमने एक कल्पना की है, जिसका एक मॉडल है जो हमने डिज़ाइन किया है, उस पर एक्सपर्ट की राय ली जा रही है। हम उस तरह के एग्री मॉल की बात कर रहे हैं जिसमें एक कैंपस के नीचे किसानों से जुड़ी हुई सारी चीज़ों का ट्रेनिंग, एजुकेशन और उससे खेती में उपयोग आने वाले संयंत्र, उससे जुड़े हुए खाद, बीज और नए नए तरह के जो प्रयोग पूरी दुनिया में, देश में हो रहे हैं, खेती को कैसे जो है लाभ का धंधा बनाया जाए, तो हम एग्री मॉल की कल्पना कर रहे हैं और कोऑपरेटिव एग्री मॉल पूरे देश में शुरू करने की हमारी एक योजना है। मध्य प्रदेश में हमने अभी पिछले दिनों में भोपाल गया था, तो हमारी कुछ इसी तरह के लोगों से बातचीत हुई है जो पहले से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम एक कंसेप्ट डिज़ाइन कर रहे हैं और हम उस दिशा में आगे काम करने की सोच रहे हैं। धन्यवाद अरुण जी। आपने देखा कि अरुण जी ने बहुत बारीकी से कोऑपरेटिव सेक्टर और किसान मूवमेंट को विश्लेषित किया। उम्मीद है कि आप खबरों की .com पर सब समझ पाएंगे कि क्या किसान आंदोलन की दिशा है, क्या विसंगतियां हैं और किस तरह से कोऑपरेटिव मूवमेंट में इनोवेशन शुरू होंगे।